नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। घटनासार करंट वार्षिकी 2023 श्रृंखला के अंतर्गत राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित डिटेल क्लास आज कंप्लीट करा दी जाएगी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का जो सबसे पहला टॉपिक है, उच्च शैक्षणिक संस्थानों की अखिल भारतीय रैंकिंग 2022। याद रखिएगा, ये जो उच्च शैक्षणिक संस्थानों की अखिल भारतीय रैंकिंग 2022 है, इसे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 15 जुलाई 2022 को जारी की थी। और जो इस प्रकार से उच्च शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग है, ये पिछले 7 वर्ष से जारी की जा रही है। याद रखिएगा, इंडिया रैंकिंग 2022 नाम से ये जो रैंकिंग है, ये मंत्रालय के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क के तहत 11 विभिन्न श्रेणियों में जारी की जाती है। अब इन 11 विभिन्न श्रेणियों में विश्वविद्यालय हैं, महाविद्यालय श्रेणी है, अनुसंधान संस्थानों की श्रेणी है, ओवरऑल कैटेगरी है, इंजीनियरिंग, प्रबंधन, शोध, फार्मेसी, मेडिकल, दंत चिकित्सा, वास्तुकला और विधि संस्थानों की ये कुल मिला के 11 विभिन्न श्रेणियां हैं। और यहां पर एक बात और आप याद रखेंगे कि जो अनुसंधान संस्थानों की कैटेगरी है, इसे पिछले वर्ष ही इंडिया रैंकिंग में शामिल किया गया था। और एक बात और महत्वपूर्ण है कि जो महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों और संस्थानों की ये ऑल इंडिया रैंकिंग है, ये 5 विभिन्न मानकों के आधार पर प्रदान की जाती है। इतनी बात आपको याद रखनी है। अब ये 5 मानक कौन कौन से हैं, बस आप इसको एक बार सुन लीजिए। पहला है टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज। दूसरा है रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस। तीसरा है ग्रेजुएशन आउटकम। चौथा है आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी। और पांचवा है परसेप्शन। इन 5 विभिन्न मानकों के आधार पर ऑल इंडिया रैंकिंग जारी की जाती है। अब जो आपको मूल बात याद रखनी है, ये जो इंडिया रैंकिंग 2022 है, इसमें ओवरऑल श्रेणी में किस को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो याद रखिएगा, आईआईटी मद्रास को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है ओवरऑल कैटेगरी में। और एक बात और याद रखिएगा, ये लगातार चौथा वर्ष है जब इसे देश का सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थान घोषित किया गया है। किसको? आईआईटी मद्रास को। यदि हम ओवरऑल कैटेगरी में दूसरे स्थान की बात कर लें, तो दूसरे स्थान पर बेंगलुरु स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस अर्थात आईआईएससी है। क्लियर? यानी आपने ओवरऑल कैटेगरी में 2 शिक्षण संस्थान देखे, पहला आईआईटी मद्रास और दूसरा है आईआईएससी। याद रखिएगा, यदि हम यूनिवर्सिटी कैटेगरी में देख लें, तो यूनिवर्सिटी की कैटेगरी में बेंगलुरु स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस अर्थात आईआईएससी को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। किसमें? यूनिवर्सिटी कैटेगरी में। क्लियर? इसमें दूसरा स्थान जेएनयू दिल्ली को मिला है, तीसरा स्थान जामिया इस्लामिया दिल्ली को मिला है। किसमें? यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। तो याद रखेंगे, यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 3 संस्थान है, पहला आईआईएससी, दूसरा है जेएनयू दिल्ली और तीसरा है जामिया मिलिया इस्लामिया। अगला देखिए, यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि यदि हम कॉलेज की कैटेगरी में देखें, तो कॉलेज की कैटेगरी में दिल्ली विश्वविद्यालय का मिरांडा हाउस पहले स्थान पर रहा है। किसमें? कॉलेज की कैटेगरी में। क्लियर? और दिल्ली स्थिति हिंदू कॉलेज और चेन्नई स्थित प्रेसिडेंसी कॉलेज दूसरे और तीसरे स्थान पर रहा है। बस इतनी, ये टॉप 3 को आपको याद रखना है। और अगर टॉप 3 याद ना हो पाए तो कम से कम टॉप शिक्षण संस्थानों को आप जरूर याद रखेंगे। लेकिन कई बार दूसरे और तीसरे स्थान को भी पूछ लिया जाता है, इसलिए जो मेन श्रेणियां हैं उनके टॉप 3 शिक्षण संस्थानों को आप याद रखेंगे। अगला देखिए, यदि हम बात कर लें इंजीनियरिंग कैटेगरी में, तो इंजीनियरिंग कैटेगरी में नंबर 1 पर कौन होगा? आईआईटी मद्रास, क्योंकि अभी आपने ओवरऑल कैटेगरी में ही नंबर 1 पर देखा आईआईटी मद्रास को, तो इंजीनियरिंग कैटेगरी में स्वाभाविक तौर पर वो पहले नंबर पर रहेगा। जरा दूसरे स्थान पर देखिए कौन है? आईआईटी दिल्ली। और तीसरे स्थान पर आईआईटी मुंबई है। याद रखेंगे, ये इंजीनियरिंग कैटेगरी में है। यदि हम बात कर लें मैनेजमेंट वर्ग में, तो देखिए मैनेजमेंट वर्ग से पहले बात कर लेते हैं कि फार्मेसी में, तो फार्मेसी में जामिया हमदर्द नई दिल्ली को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। क्लियर? याद रखेंगे, जामिया हमदर्द को पहला स्थान प्राप्त हुआ है फार्मेसी कैटेगरी में। अब आप आ जाइए, बात करते हैं मैनेजमेंट की कैटेगरी में। जो मैनेजमेंट की कैटेगरी है, इसमें आईएम अहमदाबाद इस वर्ष पहले स्थान पर रहा है। क्लियर? तो यहां पर आपको केवल पहली कैटेगरी देख लेनी है। दूसरे स्थान पर आईएम बेंगलुरु है और तीसरे स्थान पर आईएम कोलकाता है। क्लियर है? अगला देखिए, अगर हम वास्तुकला के संस्थानों की कैटेगरी में देखें, तो याद रखिएगा, वास्तुकला के संस्थानों की कैटेगरी में आईआईटी रुड़की पहले स्थान पर है। केवल बस आपको इतना याद रखना है इस कैटेगरी में। अगर हम विधि संस्थानों की कैटेगरी को देखें, तो आप सभी को जानना भी आवश्यक है कि लॉ कैटेगरी में नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु ये पहले स्थान पर है। क्लियर है? पहले स्थान पर कौन है? नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु।
दूसरे स्थान पर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली है और तीसरे स्थान पर सिम्बोसिस लॉ स्कूल पुणे है। क्लियर? तो याद रखेंगे। अगला देखिए, अगर हम मेडिकल संस्थानों में देखें तो मेडिकल संस्थानों में जो पहला स्थान है वो है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस नई दिल्ली का। क्लियर है? दूसरे स्थान पर पीजीआई चंडीगढ़ है और तीसरे स्थान पर क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर है। क्लियर है? ये मेडिकल संस्थानों की कैटेगरी में। अगर हम दंत चिकित्सा महाविद्यालय की बात कर लें तो इसमें केवल आपको पहला स्थान देख लेना है। इसमें पहला स्थान सविता इंस्टीट्यूट चेन्नई का है। क्लियर? अगला देखिए, अगर हम बात कर लें अनुसंधान संस्थानों की कैटेगरी में तो अनुसंधान संस्थानों की कैटेगरी में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस अर्थात आईआईएससी बेंगलुरु का इसमें पहला स्थान है। तो आपने आईआईएससी को 3 जगह पे देखा है। एक तो ओवरऑल कैटेगरी में इसका दूसरा स्थान था, दूसरी जगह आपने देखा कि जो यूनिवर्सिटी कैटेगरी है उसमें आईआईएससी का पहला स्थान है और यहां पर तीसरी जगह आप जिक्र देख रहे हैं कि अनुसंधान संस्थानों की कैटेगरी में भी आईआईएससी का पहला स्थान है। क्लियर है? और अनुसंधान के मामले में दूसरे स्थान पर आईआईटी मद्रास है और तीसरे स्थान पर आईआईटी दिल्ली है। क्लियर है? अगला टॉपिक देखिए, भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 75 हो गई है। क्लियर है? याद रखिएगा, 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 13 अगस्त 2022 को पर्यावरण वन मंत्रालय के द्वारा जो विज्ञप्ति जारी की गई उसमें भारत के 11 नए स्थलों को रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया। अब यहां पर आपको क्या याद रखना है कि जो 13 अगस्त 2022 को लिस्ट आई उसमें कितने नए आर्द्र भूमि स्थलों को रामसर कन्वेंशन में शामिल किया गया? तो आपका जवाब होगा 11। क्लियर? अब आइए देखते हैं, ये देखिए कि ये 11 जब स्थल जुड़ गए तो भारत में जो रामसर स्थलों की कुल संख्या है वो कितनी हो गई? 75 हो गई। क्लियर है? और नए वेटलैंड स्थल को अगर हम क्षेत्रफल में देख लें तो ये लगभग 13,26,677 हेक्टेयर का क्षेत्रफल कवर कर रहा है। क्लियर है? और ये जो 11 नए साइट्स रामसर कन्वेंशन में शामिल किए गए इसमें 4 तमिलनाडु के हैं, 3 उड़ीसा के, 2 जम्मू कश्मीर के और एक साइट मध्य प्रदेश की और महाराष्ट्र की है। क्लियर है? तो ये राज्यवार भी आप ध्यान में रखेंगे कि टोटल 11 हैं जिसमें 4 तमिलनाडु, 3 उड़ीसा, 2 जम्मू कश्मीर और एक साइट मध्य प्रदेश और एक साइट महाराष्ट्र की है। क्लियर है? अब आइए जरा उन आर्द्रभूमि को देख लेते हैं जिनको शामिल किया गया है। इसमें पहला है टम्पारा झील। ये जो टम्पारा झील है ये कहां पर है? तो याद रखिएगा ये उड़ीसा में है। दूसरे स्थान पर हीराकुंड रिजर्व है। हीराकुंड रिजर्व उड़ीसा राज्य में है। अंसुपा झील, ये अंसुपा झील भी कहां पर है? उड़ीसा राज्य में है। क्लियर है? तो उड़ीसा राज्य के 3 आर्द्रभूमि स्थल को जोड़ा गया है, टम्पारा झील, हीराकुंड रिजर्व और अंसुपा झील। आपने देखा था कि मध्य प्रदेश में एक साइट है, वो कौन सी है? यशवंत सागर। यदि हम बात कर लें तमिलनाडु राज्य की तो तमिलनाडु राज्य के 4 ऐसे स्थल हैं जिनको रामसर कन्वेंशन में शामिल किया गया है। अब इसमें पहला है चित्रांगुड़ी पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, दूसरा है सुचिद्रम थेरूर वेटलैंड तमिलनाडु, तीसरा है वुडुवूर पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु और चौथा है कांजी रंकुलम पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु। देखिए ये जो आर्द्रभूमि आप देख रहे हैं ये किस राज्य में है ये आपको जरूर याद होना चाहिए, क्योंकि यहां से आपको डायरेक्ट प्रश्न भी बन सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा ये आर्द्रभूमि किस राज्य में है, तो आपको सीधे इसका आंसर करना होगा। यदि हम आगे बात कर ले महाराष्ट्र राज्य की तो इसमें ठाणे क्रीक को शामिल किया गया है। यदि हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के 2 स्थल थे, पहला है हाइगम वेटलैंड संरक्षण रिजर्व और दूसरा है सालबुल वेटलैंड संरक्षण रिजर्व। क्लियर है? याद रखेंगे इसको। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि इन साइटों को जो रामसर में शामिल किया गया है इस वर्ष 2022 में भारत के 28 वेटलैंड स्थलों को रामसर कन्वेंशन में शामिल किया गया है, यह भी बात आप याद रखेंगे। और जो हाल ही में 13 अगस्त को 11 आर्द्रभूमि स्थल शामिल किए गए थे उनकी लिस्ट अभी आपने देख ली है। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि जो 2022 में अन्य रामसर स्थल घोषित किए गए, जैसे अगर हम बात कर लें फरवरी माह की तो इसमें 2 रामसर स्थल शामिल किए गए थे। एक है खिजादिया पक्षी अभयारण्य। ये जो खिजादिया पक्षी अभयारण्य है ये गुजरात राज्य के जामनगर में है। दूसरी बात, ये जो खिजारिया पक्षी अभयारण्य जामनगर गुजरात है ये अभयारण्य भारत के पहले समुद्री राष्ट्रीय उद्यान का ही एक हिस्सा है। और दूसरा अगर हम बात कर लें तो दूसरा है बखीरा वन्यजीव अभयारण्य जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। क्लियर है? तो इतनी बात आपने देखी। इसके अलावा एक बात और याद रखिए कि जो अगस्त 2022 में 11 स्थल शामिल किए गए थे इसके पहले 10 स्थानों को रामसर स्थल में शामिल किया गया था। यदि हम उन 10 आर्द्रभूमि स्थलों की बात करें तो देखिए यहां पर एक सूची दी गई है,
उसमें इन आर्द्रभूमि स्थलों के नाम हैं। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि ये आर्द्रभूमि स्थल किस राज्य में स्थित है। देखिए, इसमें पहला नाम दिया गया है कोथनकुलम पक्षी अभयारण्य। ये जो कोथनकुलम है, इसका प्रोनाउंसिएशन कुंथनकुलम के नाम से भी होता है, तो याद रखेंगे ये तमिलनाडु राज्य में है। दूसरा है सतकोशिया गार्ज, याद रखिएगा सतकोशिया गार्ज उड़ीसा राज्य में है। यदि हम बात करें नंदा झील की, तो ये गोवा राज्य में है। मन्नार की खाड़ी की अगर बात करें, तो मन्नार की खाड़ी समुद्री जीवमंडल रिजर्व तमिलनाडु राज्य में है। अगर हम बात कर रहे हैं रंगनाथीटरू की, तो ये जो रंगनाथीटरू पक्षी अभयारण्य है, ये कर्नाटक राज्य में है। अगर हम बात करें वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स की, तो ये कहां पर है? ये तमिलनाडु राज्य में है। वेलोड पक्षी अभयारण्य, ये भी कहां पर है? तमिलनाडु राज्य में। अगर हम बात कर लें सिरपुर पक्षी अभयारण्य की, तो सिरपुर पक्षी अभयारण्य कहां पर है? मध्य प्रदेश राज्य में। और इसके अलावा जो वेदांतंगल पक्षी अभयारण्य है, ये याद रखिएगा ये तमिलनाडु राज्य में है। और उदय मर्थनपुरम, ये जो उदय मर्थनपुरम पक्षी अभयारण्य है, ये भी तमिलनाडु राज्य में है। क्लियर है? इसके अलावा अगर हम देखें 26 जुलाई 2022 को, तो इस डेट को 5 नए आर्द्रभूमि को शामिल किया गया था। और इन 5 नए आर्द्रभूमि स्थल में 3 स्थल जो थे वो तमिलनाडु राज्य के थे, और एक मिजोरम का था, और एक स्थल मध्य प्रदेश राज्य का था। क्लियर है? तो ये देख लीजिए। अगर हम इन नामों की भी चर्चा को देख लें, तो इसमें देखिए जो सबसे पहला लिखा है करिकिली पक्षी अभयारण्य। ये जो करिकिली पक्षी अभयारण्य है, ये तमिलनाडु राज्य के कांचीपुरम में। बस इतनी बात याद रखनी है। और यहां पर 100 से ज्यादा प्रजातियों के पक्षी निवास करते हैं। अगर हम दूसरी बात कर लें, तो दूसरा स्थल है पल्ली करनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट। ये जो पल्ली करनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट है, ये कहां पर है? तो ये भी तमिलनाडु राज्य के चेन्नई में है। और याद रखिएगा मीठे पानी का ये मार्स है, जो कि चेन्नई शहर में एकमात्र जीवित आर्द्रभूमि पारिस्थितिक तंत्र है। क्या नाम है? पल्ली करनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट। अगला नाम है पिचवरम मैंग्रोव। ये जो पिचवरम मैंग्रोव है, ये कहां पर है? ये भी तमिलनाडु राज्य में है। क्लियर है? इतनी बात आपको ये बस केवल याद रखना है। और एक बात और याद रखिएगा, ये जो पिचवरम मैंग्रोव है, ये भारत के सबसे बड़े मैंग्रोव वनों में से एक है। यहां पर 180 से ज्यादा प्रजातियां हैं। अगर हम बात करें पाला आर्द्रभूमि की, तो ये जो पाला आर्द्रभूमि है, ये मिजोरम की सबसे बड़ी प्राकृतिक आर्द्रभूमि है। तो पाला आर्द्रभूमि कहां पर है? मिजोरम राज्य में। अगर हम बात कर लें साख्य सागर की, तो साख्य सागर ये कहां पर है? तो ये आर्द्रभूमि आपके मध्य प्रदेश के शिवपुर में है, और माधव राष्ट्रीय उद्यान का एक हिस्सा भी है ये। इस प्रकार आपने इन सभी 28 आर्द्रभूमि स्थलों को देखा, जिनको रामसर कन्वेंशन में 2022 में जोड़ा गया था। देखिए, केवल उन्हीं फैक्ट्स की तरफ मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया है जो आपके लिए जरूरी है। अब एक बात और याद रखना है आपको, कि जो भारत है, इसने रामसर संधि पर 1 फरवरी 1982 को हस्ताक्षर किए थे। क्लियर है? आइए जरा रामसर कन्वेंशन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को देख लेते हैं। इसमें सबसे पहली बात है कि भारत का पहला रामसर स्थल कहां पर? तो याद रखिएगा उड़ीसा में स्थित चिल्का झील भारत का पहला रामसर स्थल था। और भारत कब जुड़ा इससे? 1 फरवरी 1982 को। याद रखिएगा चिल्का झील के साथ केवलादेव पक्षी अभयारण्य भी रामसर स्थल घोषित किया गया। यदि हम बात करें अब तक कुल रामसर स्थलों की, तो याद रखिएगा भारत में इनकी संख्या कितनी हो गई है? 75। और अभी हाल ही में अगस्त 2022 में 11 स्थल शामिल किए गए हैं। इस फैक्ट को आप जरूर याद रखेंगे। याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में स्थित रेणुका आर्द्रभूमि क्षेत्र जो है, ये भारत का सबसे छोटा स्थल है। ठीक है? हिमाचल प्रदेश का रेणुका आर्द्रभूमि स्थल। मैंने जैसे अभी आपको बताया कि कुल मिलाकर 28 स्थल शामिल हुए थे, जिसमें हाल फिलहाल में अगस्त 2022 में 11 स्थल, उसके पहले 10 स्थल, उसके पहले 5 और उसके पहले 2, यानी कुल मिलाकर ये 2022 में 28 स्थल शामिल किए गए। यदि हम वर्तमान में पूरे विश्व में रामसर स्थलों की संख्या पर नजर डालें, तो ये है 2465। याद रखिएगा प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा दुनिया का पहला अगर रामसर साइट आपसे पूछ लिया जाए, तो आपका जवाब होगा ऑस्ट्रेलिया का कोरबोर्ग प्रायद्वीप। क्लियर है? ये 1974 में ऑस्ट्रेलिया का कोरबोर्ग प्रायद्वीप। एक बात और याद रखिएगा, अगर आपसे यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारत में सबसे ज्यादा रामसर स्थल कहां पर हैं, तो अभी आपने देखा कि 2020 में भी सबसे ज्यादा स्थल तमिलनाडु राज्य के ही जोड़े गए हैं, और कुल इनकी संख्या कितनी हो गई है? 14। और दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश में रामसर स्थलों की संख्या 10 है। क्लियर? अगला टॉपिक देखिए, सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहां पर आपको क्या याद रखना है? अब देखिए, प्लास्टिक जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, इस पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया? तो सीधी सी बात है, पर्यावरण सुरक्षा के लिए। अब ये कब से प्रतिबंध लागू हुआ? तो याद रखिएगा 1 जुलाई 2022 से प्रतिबंधित
करने के लिए एक गजट अधिसूचना जारी की गई 12 अगस्त 2021 से। ठीक है, तो ये प्रतिबंध कब से लग गया? तो 1 जुलाई 2022 से, और इसके संबंध में जो गजट अधिसूचना जारी की गई वो 12 अगस्त 2021 को जारी की गई थी। क्लियर है? इसके बाद आपको कौन सी बात याद रखनी है? याद रखिएगा, इसमें जो 75 माइक्रोन से कम मोटाई वाले पॉलीथीन बैग हैं, इनको 1 सितंबर 2021 से ही प्रतिबंधित किया गया था, जबकि जो 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाले पॉलीथीन बैग हैं, इनके उपयोग को भी 1 दिसंबर 2022 से प्रतिबंधित रखा जाएगा। क्लियर है? और जो नया जारी हुआ है, इसको कब से फॉलो करना है? तो याद रखिएगा 1 जुलाई 2022 से। अगला देखिए, केंद्र सरकार का जो नियामक है, नया नियामक, जिसका नाम है परख, ये क्या है? तो याद रखिएगा, केंद्र सरकार का जो ये नया नियामक है परख, इसका फुल फॉर्म क्या है? सबसे पहले तो आपको ये देखना है। तो इसका फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ठीक है, ये फुल फॉर्म है किसका? परख का। अब यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि अब ये प्रश्न उठता है कि ये नया नियामक काम क्या करेगा? तो याद रखिएगा, यह नियामक राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण प्रक्रिया की निगरानी और संचालन करेगा। ये एनसीईआरटी का एक घटक इकाई के रूप में कार्य करेगा। और इसका लक्ष्य क्या होगा? तो इसका लक्ष्य है रटकर सीखने की प्रवृत्ति को समाप्त करना। तो यहां पर एक निष्कर्ष निकालिए कि केंद्र सरकार का जो नया नियामक है, जिसका नाम परख है, जिसका फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, इसका काम है कि रट कर सीखने की प्रवृत्ति को समाप्त करना, और ये एनसीईआरटी की एक घटक इकाई के रूप में कार्य करेगा। अगला देखिए, अगला टॉपिक है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021। याद रखिएगा, ये जो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स है, इसका तीसरा संस्करण जारी हुआ, और इसमें अपनी अपनी कैटेगरी में कर्नाटक, मणिपुर और चंडीगढ़ शीर्ष स्थान पर है। अब एक प्रश्न यहां पर जो मूल पूछा जा सकता है कि जो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स है, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो आपका जवाब होगा नीति आयोग के द्वारा। और इस बार कौन सा संस्करण जारी किया गया है? तो याद रखिएगा, जो जुलाई 2022 में जारी किया गया, ये संस्करण है तीसरा। क्लियर है? अब यहां पर आपको क्या बात याद रखनी है? अब आपको देखना है कि इनको किन किन कैटेगरी में कर्नाटक, मणिपुर और चंडीगढ़ को शामिल किया गया है। उससे पहले एक बात और याद रखिए कि ये जो नवाचार सूचकांक है, यानी कि इनोवेशन इंडेक्स, ये कितने स्तंभों पर आधारित है? तो याद रखिएगा, नवाचार सूचकांक अर्थात इनोवेशन इंडेक्स 7 स्तंभों पर आधारित है। ये 7 स्तंभ कौन कौन से हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। पहला है मानव पूंजी, दूसरा है निवेश, तीसरा है ज्ञान कार्यकर्ता, चौथा है व्यापारिक वातावरण, पांचवा है सुरक्षा और कानूनी वातावरण, छठवां है ज्ञान उत्पादन, और सातवां है ज्ञान प्रसार। यानी इन 7 स्तंभों पर आधारित होगा ये नवाचार सूचकांक अर्थात इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। क्लियर है? अब आइए देखते हैं कि ये जो नाम हम लोगों ने 3 देखे थे, इनको किन किन श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। अगर हम सबसे पहले बात कर लें कर्नाटक की, तो इनको प्रमुख राज्यों की श्रेणी में सबसे ऊपर रखा गया। अगर हम बात कर लें मणिपुर की, तो मणिपुर को पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान मिला। और अगर हम बात कर लें चंडीगढ़ की, तो चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश और शहरी राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर रखा गया। आइए जरा, एक नीचे लिस्ट दी गई है, जरा इसको देखिए। अगर हम प्रमुख राज्यों की बात करें, जिसमें कर्नाटक को पहला स्थान मिला है, इसके टॉप 3 रैंकर्स वाले स्टेट को देख लीजिए। पहले स्थान पर कर्नाटक आपको बिल्कुल याद रखना है, दूसरे स्थान पर तेलंगाना है, और तीसरे स्थान पर हरियाणा है। केवल आपको टॉप 3 स्टेट के नाम याद रखने हैं। किसमें? इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 के तहत, जिसे जुलाई 2022 में जारी किया गया था। अब आइए यहां पर जरा उत्तर प्रदेश से संबंधित एग्जाम जिनको देना है, उनको उत्तर प्रदेश की रैंकिंग भी ध्यान में होनी चाहिए। तो याद रखिएगा, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में जो प्रमुख राज्यों की कैटेगरी है, उसमें उत्तर प्रदेश का 7वां स्थान है। क्लियर? और उत्तर प्रदेश को कितना अंक? तो 14.22। क्लियर है? अगला है पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्य, जिसमें आपने मणिपुर को पहले स्थान पर देखा है। इसके अलावा दूसरे स्थान पर उत्तराखंड है, और तीसरे स्थान पर मेघालय है। अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की बात कर लें, यानी यूनियन टेरिटरी यूटी स्टेट्स की, तो याद रखिएगा, इसमें नंबर 1 पर अभी आपने देखा था चंडीगढ़ था, दूसरे नंबर पे दिल्ली है, और तीसरे नंबर पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह आता है। क्लियर है? यह है केंद्र शासित प्रदेश के टॉप 3 लिस्ट। अब बात करते हैं कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स की जरूरत क्या पड़ गई। आप सभी को पता है कि जो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स है, इसे नीति आयोग तैयार करता है। तो याद रखिएगा, नीति आयोग प्रतिस्पर्धात्मकता संस्थान के द्वारा इसे तैयार करता है। और ये जो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स है, जिसको हिंदी में भारत नवाचार सूचकांक कहते हैं, ये देश के नवाचार पारिस्थितिक तंत्र के मूल्यांकन और विकास के लिए एक व्यापक उपकरण है।
और याद रखिएगा, ये राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके बीच एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनाने के लिए नवाचार प्रदर्शन रैंक तैयार किया जाता है। अब यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि सूचकांक के जो नवीनतम ढांचे हैं उनको WEPO यानी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जो सालाना प्रकाशित ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है उसी से मैप किया गया है। क्लियर है? और वर्तमान में इस इंडेक्स हेतु जो संकेतक है उनकी संख्या कितनी है? तो उनकी संख्या 36 से बढ़कर 66 हो गई है। क्लियर है? अगला टॉपिक देखिए, अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच सीमा विवाद समझौता। याद रखिएगा, असम और अरुणाचल प्रदेश की सरकारों ने अरुणाचल प्रदेश के नामसाई में आयोजित मुख्यमंत्री स्तर की बैठक में नामसाई घोषणा पर हस्ताक्षर करके अपने 7 दशक पुराने सीमा विवाद को सुलझाने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ा है। अब देखिए यहां प्रश्न कैसे बनेगा। आपसे यह प्रश्न पूछ दिया जाएगा कि हाल ही में चर्चा में रहा नामसाई घोषणा किससे संबंधित है? तो आपका जवाब क्या होगा? असम और अरुणाचल प्रदेश राज्य से। या यह पूछा जा सकता है कि पुराने सीमा विवाद को सुलझाने से संबंधित है। ठीक है, तो इन दोनों बातों को आप याद रखेंगे कि ये दशकों पुराने सीमा विवाद को सुलझाने के लिए असम और अरुणाचल प्रदेश की सरकारों के बीच में जिस घोषणा को स्वीकार किया गया वो है नामसाई घोषणा। और ये जो नामसाई जगह है ये कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश राज्य में। क्लियर है? अब आप सभी को पता है कि अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा हैं। और ये जो नामसाई घोषणा है इस पर हस्ताक्षर कब हुए? तो 15 जुलाई 2022 को। अब आइए जरा देखते हैं कि इस समझौते में क्या क्या बातें थी प्रमुख जो परीक्षा के दृष्टिकोण से याद रखना होगा। याद रखिएगा, ये जो अभी चर्चा हुई कि 7 दशक पुराना ये सीमा विवाद है, दोनों राज्यों की जो सीमा है वो 804 किलोमीटर लंबी सीमा है जो दोनों राज्यों के बीच में साझा होती है। और याद रखिएगा, इस मामले से संबंधित 1989 में एक मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित है। और ये जो 804 किलोमीटर लंबी सीमा है अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच में, इसमें पहले 123 सीमावर्ती बस्तियों के बीच में विवाद था। अब आपसी सहमति के बाद या आप ये कह सकते हैं कि नामसाई घोषणा के बाद इसे 86 गांव तक सीमित कर दिया गया है। क्लियर है? इतनी बात अब आपको याद रखना है। अब इसमें कौन से गांव थे, कहां गए, इतना अब डिटेल आपको इसमें याद नहीं रखना है। अगला देखिए, अगला टॉपिक है हिमाचल प्रदेश वाणिज्य वाहनों को इमरजेंसी सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया है। क्या मैटर है भाई? याद रखना है आपको कि जो हिमाचल प्रदेश राज्य है इसने व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, VLTD, इसको इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम, इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम अर्थात ERSS से ये जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। क्या मैटर है, एक बार और मैं क्लियर कर देता हूं। ये जो हिमाचल प्रदेश है इसने व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस अर्थात VLTD को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम अर्थात ERSS से जोड़ दिया है और यह काम करने वाला हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया। क्लियर है? अब यहां पर एक बात और आपको याद रखना है कि जो हिमाचल प्रदेश के उस समय के मुख्यमंत्री थे जयराम ठाकुर, उन्होंने ये जो प्रणाली है इसका उद्घाटन कब किया? तो शिमला के पीटर हाफ में जुलाई 2022 में एक आयोजित कार्यक्रम में इस प्रणाली का उद्घाटन किया था। क्लियर है? एक बात और याद रखिएगा कि उन्होंने सार्वजनिक वाहनों में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए पैनिक बटन की भी सुविधा शुरू की। अब ये पैनिक बटन क्या करेगा? तो आप सभी को पता है कि जो इमरजेंसी रिस्पांस नंबर है वो क्या है? 112। जब भी संकट का समय हो महिलाओं और बच्चियों के लिए विशेष तौर पर, तो पैनिक बटन का अगर वो दबा देती हैं तो ये सैटेलाइट के द्वारा सीधे 112 पर सिग्नल भेजेगा और इसके बाद सिस्टम संकट में व्यक्ति को जोड़ेगा और पुलिस तुरंत सतर्क होकर उस स्पॉट को लोकेट करेगी। क्लियर है? ये काम करने वाला यानी इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस को जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश। अगला टॉपिक है गुजरात सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले उत्पादन नीति की घोषणा करने वाला पहला राज्य बन गया है। अब देखिए, याद रखिएगा, गुजरात सरकार ने अपनी सेमीकंडक्टर नीति की घोषणा की है। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो इस क्षेत्र में नए निवेश को आकर्षित करना और नई नीति के तहत राज्य सरकार प्रोत्साहन और सब्सिडी की भी पेशकश करेगी। आप सभी को पता है कि गुजरात राज्य में भूपेंद्र पटेल की सरकार है और गुजरात में जो सेमीकंडक्टर नीति है इसका अनावरण 24 जुलाई 2022 को किया गया और ये कब तक लागू रहेगा? तो 2027 तक लागू रहेगी। ये दोनों बातें आप याद रखेंगे। सबसे पहली बात क्या कि गुजरात राज्य सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले उत्पादन नीति की घोषणा करने वाला पहला राज्य है। दूसरी बात, इसका अनावरण कब हुआ? 24 जुलाई 2022 को और ये कब तक लागू रहेगा? तो 2027 तक। याद रखिएगा, इस नीति के तहत राज्य सरकार अहमदाबाद के पास
थोलेरा सेमिकॉन सिटी को स्थापित करेगी। तो अब यहां पर एक प्रश्न और बन सकता है, आपसे यह पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा थोलेरा सेमिकॉन सिटी कहां पर स्टैब्लिश किया जाएगा? तो आपका जवाब होगा गुजरात राज्य के अहमदाबाद में। क्लियर है? अब यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि इस नीति के तहत 200 एकड़ जमीन खरीदकर 75% सब्सिडी देने की घोषणा की गई है। ठीक है, तो सब्सिडी कितनी जाएगी? 75% की। याद रखिएगा, ये जो गुजरात राज्य है, निष्कर्ष के तौर पर आपको याद रखना है कि सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले उत्पादन के क्षेत्र में देश का यह पहला राज्य बन गया है नीति बनाने वाला। अगला है, दिल्ली स्थित अनंग ताल राष्ट्रीय स्मारक घोषित हुआ है। क्लियर? तो याद रखिएगा, दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के मेहरौली में कुतुब मीनार के पास स्थित अनंग ताल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। सबसे पहले तो यहां पर दो बातें चर्चा में रहेंगी कि ये जो अनंग ताल है ये कहां पर है? तो आपका जवाब होगा दिल्ली में मेहरौली के पास जो कुतुब मीनार है वहां पर स्थित है, उसी के पास अनंग ताल। अब इसको क्या कर दिया गया है? राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया है। कब? अगस्त 2022 में। याद रखिएगा, ये जो मेहरौली में स्थित इस ताल का निर्माण है, किसने कराया था? इस ताल का निर्माण तोमर राजा अनंगपाल द्वितीय के द्वारा 1060 ईस्वी में कराया गया था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये देखिए, इस करंट के टॉपिक को कैसे स्टैटिक पोर्शन से जोड़ा जाए, ये यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि ये जो अनंग ताल है ये तो राष्ट्रीय स्मारक अगस्त 2022 में घोषित हो गया, और ये भी जान लिया कि ये दिल्ली के मेहरौली में है। लेकिन इसका निर्माण किसने कराया? तो याद रखिएगा, इस ताल का निर्माण तोमर राजा अनंगपाल द्वितीय ने 1060 ईस्वी में कराया। इन्हें 11वीं शताब्दी में दिल्ली की स्थापना करने और बसाने के लिए जाना जाता है। क्लियर? किसको? अनंगपाल द्वितीय को। अगला देखिए, याद रखिएगा, ये जो अनंगपाल तोमर हैं या अनंगपाल द्वितीय हैं, इन्होंने वर्तमान दिल्ली को ढिल्लिकापुरी के नाम से बसाया था। किस नाम से बसाया था? ढिल्लिकापुरी के नाम से। और इसका उल्लेख चहमान नरेश सोमेश्वर के बिजोलिया अभिलेख में मिलता है। ये भी बात याद रखेंगे कि अनंगपाल तोमर ने जो दिल्ली को ढिल्लिकापुर के नाम से बसाया था, इसका उल्लेख कहां पर मिलता है? तो चहमान नरेश सोमेश्वर के बिजोलिया अभिलेख से मिलता है। क्लियर? तो इतनी बात आप यहां पर याद रखेंगे। अगला देखिए, अगला टॉपिक है बुरहानपुर देश का पहला हर घर जल जिला घोषित हो गया है। सबसे पहली बात तो ये बुरहानपुर कहां पर है? तो याद रखिएगा, ये मध्य प्रदेश राज्य में है, और मध्य प्रदेश राज्य का बुरहानपुर देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसकी घोषणा किसने की? तो इसकी घोषणा 22 जुलाई 2022 को केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने की। तो याद रखिएगा, पूरा याद रखना है कि मध्य प्रदेश के बुरहानपुर को देश का पहला हर घर जल जिला घोषित किया गया। याद रखिएगा, देश के अधिकांश हिस्सों में पानी की समस्या का सामना करना पड़ता है, और इससे मुक्ति दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने हर घर जल योजना को प्रारंभ किया है। क्लियर है? याद रखिएगा, ये बुरहानपुर जो जिला है, इसमें 254 ग्राम ऐसे हैं जिनको हर घर जल प्रमाणित किया गया है। क्लियर है? सबसे पहले स्टेट, फिर उसके बाद बुरहानपुर जिला, और बुरहानपुर जिले में कितने गांव को? तो 254 गांव को। आप सभी को यह पता है कि यह जल जीवन मिशन के तहत कार्य हो रहा है, और यह जल जीवन मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो 15 अगस्त 2019 को। याद रखिएगा, ये जो जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019 को लाल किले से इसकी घोषणा हुई थी, इसका उद्देश्य क्या था? तो इस मिशन का उद्देश्य है कि 2024 तक जो कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन है, इसके माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पानी देने की योजना है। क्लियर है? क्या है? प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पानी देने की योजना है, और ये कब तक का मिशन रखा गया? 2024 तक का। क्लियर? ये मोटी मोटी बात इसमें आपको याद रखनी है। अगले टॉपिक की तरफ चल रहे हैं। अगला टॉपिक है देश की सबसे लंबी मालगाड़ी का सफल परिचालन। याद रखिएगा, भारत की स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने के अवसर पर देश में आयोजित अमृत महोत्सव के अवसर पर भारतीय रेलवे ने देश की सबसे लंबी मालगाड़ी परिचालन के ट्रायल को सफलतापूर्वक पूरा किया। अब यहां प्रश्न उठता है कि इसका नाम क्या है? तो याद रखिएगा, देश की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम है सुपर वासुकी ट्रेन। क्लियर है? और इस ट्रेन का परिचालन साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे की तरफ से किया गया। यह महत्वपूर्ण तथ्य है। क्लियर है? यानी ये जो सुपर वासुकी ट्रेन है, इसका संचालन किसके द्वारा किया गया? तो साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे के द्वारा। याद रखिएगा, ये जो सुपर वासुकी ट्रेन है, इसमें 6 इंजन, 295 डिब्बे, और कितनी लंबी है? 3.5 किलोमीटर लंबी है ये सुपर वासुकी मालगाड़ी, जिसे 15 अगस्त को छत्तीसगढ़ के कोरबा से नागपुर के राजनांदगांव के बीच
27,000 टन कोयले के साथ ये यात्रा पूरी की है। क्लियर है? तो कहां से कहां तक? तो छत्तीसगढ़ के कोरबा से नागपुर के राजनांदगांव तक क्या लेके गई? 27,000 टन कोयला। और ये जो सुपर वासुकी मालगाड़ी है, ये 6 इंजन, 295 डिब्बे और 3.5 किलोमीटर लंबी है। क्लियर? अगला टॉपिक देखिए। अगला टॉपिक है मंडला बना देश का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला। सबसे पहला प्रश्न ये बनता है कि ये जो मंडला जिला है, जो कि देश का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बना है, किस राज्य में है? तो याद रखिएगा, ये मध्य प्रदेश राज्य का आदिवासी बाहुल्य डिस्ट्रिक्ट है, जो कि भारत का पहला पूर्ण रूप से कार्यात्मक साक्षर जिला बना है। इसको इंग्लिश में कहेंगे फुल्ली फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट। ठीक है? याद रखिएगा, इसकी घोषणा 15 अगस्त 2022 को की गई। अब प्रश्न उठता है कि पूर्ण रूप से कार्यात्मक साक्षर होने का मतलब क्या है? तो इसका मतलब यह है कि अब मंडला जिले में सभी लोग अपना नाम लिख लेते हैं और गिनती लिखना और पढ़ना जानते हैं। क्लियर है? अगला टॉपिक देखिए। अगला टॉपिक है मंकी पॉक्स जांच का पहला स्वदेशी किट लॉन्च किया गया है। याद रखिएगा, मंकी पॉक्स की जांच करने के लिए जो पहला स्वदेशी निर्मित आरटीपीसीआर किट है, उसे आंध्र प्रदेश के मेडिटेक जोन के में लॉन्च किया गया। यानी जो मंकी पॉक्स के लिए पहला स्वदेशी निर्मित आरटीपीसीआर किट है, उसे आंध्र प्रदेश के एएमटीजेड में लॉन्च किया गया, अर्थात आंध्र प्रदेश के मेडिटेक जोन में। याद रखिएगा, ट्रांस एशिया बायो मेडिकल्स की ओर से विकसित इस किट को केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद ने 18 अगस्त 2022 को लॉन्च किया। यहां पर दो प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं इस प्रकार के टॉपिक में, किसके द्वारा विकसित और किसके द्वारा लॉन्च किया गया और कहां पर लॉन्च किया गया। तो आपने देखा कि इस मंकी पॉक्स की जांच के लिए जो पहला स्वदेशी किट है, इसे ट्रांस एशिया बायो मेडिकल्स की ओर से विकसित किया गया और लॉन्च किसने किया? केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद के द्वारा 18 अगस्त 2022 को। और कहां लॉन्च किया गया? तो आंध्र प्रदेश के मेडिटेक जोन में, यानी एएमटीजेड में। क्लियर है? याद रखिएगा, ट्रांस एशिया एयरबा मंकी पॉक्स आरटीपीसीआर किट बेहद संवेदनशील है और इसका उपयोग आसान है। अब यहां इस किट का नाम भी आप देख लीजिए, क्या है? ट्रांस एशिया एयरबा मंकी पॉक्स आरटीपीसीआर किट। क्लियर है? और यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि इस साल मंकी पॉक्स के कारण दुनिया में सबसे अधिक मौतें अफ्रीका महाद्वीप में हुई है। क्लियर है? कितने मामले दर्ज हुए, कितनी मौतें हुई, इससे आपको मतलब नहीं है। आपको इतनी बात याद रखनी है कि इस साल मंकी पॉक्स के कारण दुनिया में सबसे अधिक मौतें अफ्रीका महाद्वीप में हुई हैं। क्लियर है? और जो भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान है, जिसको आईसीएमआर के नाम से जानते हैं, ये मंकी पॉक्स रोगियों के संपर्क में आए हुए लोगों में एंटीबॉडी की उपस्थिति की जांच के लिए सीरो सर्वेक्षण करेगी। देखिए, सीरो सर्वेक्षण एक प्रकार का ऐसा सर्वेक्षण होता है जिससे ये पता किया जाता है कि ये जो अफेक्टेड लोग हैं, ये किस कैटेगरी के लोग अफेक्टेड हैं, इनको कहां से आए, यानी इनके बारे में विभिन्न तथ्यों की जानकारी के लिए जो सर्वेक्षण होता है, उसको सीरो सर्वेक्षण कहते हैं। इस सीरो सर्वेक्षण का नाम आपने जब कोरोना वायरस आया था उस समय भी आपने सुना होगा। अगला देखिए, पहला है देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस लॉन्च की गई। याद रखिएगा, ये जो देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस है, ये निजी क्षेत्र की कंपनी केपीआईटी लिमिटेड और औद्योगिक अनुसंधान परिषद अर्थात सीएसआईआर के द्वारा विकसित की गई है। और अब यह प्रश्न उठता है कि जो देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस है, इसका अनावरण कहां पर हुआ? तो याद रखिएगा, इसका अनावरण पुणे में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने 21 अगस्त 2022 को किया। तो याद रखेंगे, पुणे नाम आपको बिल्कुल याद रखना होगा। देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का जो अनावरण है वो पुणे में हुआ है। और किसके द्वारा? तो केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा। और याद रखिएगा, ये जो बस का अनावरण हुआ है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाइड्रोजन विजन को और आगे बढ़ाएगा। यहां पर अब आप जानते हैं कि ये जो हाइड्रोजन बस है, ये क्या करेगी? जलवायु परिवर्तन से संबंधित स्वच्छ एनर्जी को उपलब्ध कराएगी, सस्ती एनर्जी उपलब्ध होगी, ये तमाम तरह की बातें आप निश्चित तौर पे जानते हैं। और ये रोजगार सृजन के लिए भी काम करेगी। क्लियर? एक बात और याद रखिएगा, जो टेक्निकल बात है, कि बस में मौजूद फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणु को मिलाकर बिजली पैदा करती है। याद रखेंगे कि जो इस देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस है, इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी है? फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी, जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं को मिलाकर बिजली पैदा करती है। अगला इसमें देखिए, यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि इससे निकलने वाला जो एकमात्र उत्सर्जन है वो क्या है? पानी है। क्लियर? अगला देखिए, अगला टॉपिक है गोवा 100% हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। याद रखिएगा, सरकार के अनुसार जो डेटा दिया गया उसमें यह पता चला कि गोवा में हर घर
नल के द्वारा साफ पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। क्लियर है? और इसमें जो गोवा राज्य है उसने अपने सभी 398 गांवों में हर घर जल घोषित कर दिया है। क्लियर है? ये भी बात याद रखेंगे। एक बात और याद रखिएगा कि भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जल जीवन मिशन, जिसके बारे में भी पीछे एक टॉपिक में डिटेल चर्चा हुई थी आपसे, जिसमें आपने ये पढ़ा था कि बुरहानपुर देश का पहला हर घर जल जिला घोषित किया गया है। और ये बुरहानपुर कहां पर है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य में है। वहां पर मैंने आपको जल जीवन मिशन के बारे में डिटेल में बताया था कि यह मिशन 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पानी उपलब्ध कराने की योजना है। और इसका अनावरण कब हुआ? 15 अगस्त 2019 को। क्लियर है? याद रखिएगा। देखिए नीचे इसके लक्ष्य को भी दिया गया है। हाँ, ये देखिए 2024 तक, लेकिन 55 लीटर प्रति व्यक्ति वाला आंकड़ा भी आप याद रखेंगे। क्लियर है? याद रखिएगा, यहां पर एक फैक्ट और कोरिलेट किया गया है। आपने जिला भी देख लिया, राज्य भी देख लिया, अब जरा केंद्र शासित प्रदेश को भी देख लीजिए। दादर नागर हवेली और दमन और दीव ये पहला हर घर जल वाला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। क्लियर है? यहाँ के 85,000 से अधिक परिवारों को अब नल से साफ और सुरक्षित पानी मिल रहा है। यानी राज्य की बात होगी तो गोवा पहले स्थान पर, जिले की बात होगी तो बुरहानपुर पहला जिला हो जाएगा जो कि मध्य प्रदेश राज्य में है। यूटी की बात कर ली जाएगी तो दादर नागर हवेली और दमन दीव का नाम आ जाएगा। क्लियर है? अगला टॉपिक देखिए, भारत का पहला 3D मुद्रित डाक। याद रखिएगा, यहां पर आपको सबसे बेसिक प्रश्न ये याद रखना है कि जो भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर है ये बेंगलुरु के कर्नाटक में बनने वाला है। तो ये सबसे बेसिक प्रश्न है जो आपसे पूछा जा सकता है कि पहला 3D डाकघर कहां बनेगा? तो बेंगलुरु कर्नाटक में। याद रखिएगा, ये हालासुरु के कैम्ब्रिज लेआउट में ये डाकघर स्टैब्लिश किया जाएगा। ये और आपको एग्जैक्ट पोजीशन आपको याद रखनी है। यानी जो भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर है ये बेंगलुरु कर्नाटक में हालासुरु के कैम्ब्रिज लेआउट में स्थापित किया जाएगा। अब ये प्रश्न बनता है कि ये किसके द्वारा निर्मित हो रहा है? तो याद रखिएगा, जो पोस्ट ऑफिस का भवन है इसका निर्माण लार्सन एंड टुब्रो के द्वारा किया जा रहा है। क्लियर है? तो याद रखेंगे किसके द्वारा बन रहा है? लार्सन एंड टुब्रो के द्वारा। यहां पर एक और महत्वपूर्ण बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि जो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय हैं इन्होंने सामग्री और प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद के साथ मिलकर IIT मद्रास को भी साथ में लिया और लार्सन एंड टुब्रो के साथ मिलकर इस पूरे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। तो यहां आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का जो पहला 3D मुद्रित डाकघर है इसमें किस IIT का सहयोग लिया गया? तो आपका सीधा जवाब हो जाएगा IIT मद्रास का। अगला टॉपिक देखिए, भारत का पहला भूकंप संग्रहालय गुजरात में बनेगा। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के भुज में 28 अगस्त 2022 को भारत का पहला भूकंप स्मारक जिसका नाम है स्मृति वन, इसको राष्ट्र को समर्पित किया। तो यहां पर आपको प्रमुख रूप से दो बातें याद रखनी है कि जो भारत का पहला भूकंप स्मारक है ये कहां पर बनेगा? भुज गुजरात में, और इसका नाम क्या होगा? स्मृति वन। याद रखिएगा, जो 2001 में यहां आए भूकंप जो कि बहुत विनाशकारी था, इसमें जान कितनी लोगों की? 12,000 से अधिक लोगों ने यहां पर जान गंवाई थी, जिनके संदर्भ में यहां पर जिक्र किया जाएगा। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो भूकंप केंद्र है ये भुज के निकट भुजियो हिल पर बनेगा, जिसका अगर क्षेत्रफल देखें तो इसका क्षेत्रफल 470 एकड़ में होगा। और याद रखिएगा, गुजरात सरकार के अधिकारियों ने बताया कि यह देश का पहला ऐसा स्मारक होगा। यहां पर एक बात और आप याद रखेंगे, यदि पूछा जाए कि इसका पूरा नाम क्या है तो स्मृति वन भूकंप संग्रहालय। अगला टॉपिक देखिए, अगला टॉपिक है मध्य प्रदेश के खंडवा में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र। याद रखिएगा, ये जो खंडवा है ये मध्य प्रदेश राज्य में है और यहां पर दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ ऊर्जा संयंत्र बनने जा रहा है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फ्लोटिंग सोलर प्लांट। याद रखिएगा, इसके लिए 4 अगस्त 2022 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में परियोजना विकासकों और मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड अर्थात MPPMCL के बीच समझौता हुआ है। तो याद रखेंगे, ये किसके बीच समझौता हुआ है? परियोजना विकासकों और मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के बीच समझौता हुआ कि मध्य प्रदेश के खंडवा में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ ऊर्जा संयंत्र बनेगा। याद रखिएगा, भारत में दुनिया का जो सबसे बड़ी तैरती ऊर्जा का निर्माण है ये मध्य प्रदेश की बिजली उत्पादन क्षमता को बढ़ाने और बिजली की समस्या को दूर करने के लिए किया जा रहा है। याद रखिएगा, जो खंडवा में ये प्रस्तावित सौर ऊर्जा संयंत्र है ये 2022-23 तक 600 मेगावाट बिजली पैदा करेगा। एक प्रश्न और आपसे पूछा जा सकता है कि जो ये विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ ऊर्जा संयंत्र मध्य प्रदेश के खंडवा में बन रहा है ये किस नदी के तट पर है? तो याद रखेंगे, ये नर्मदा नदी के तट पर ओंकारेश्वर बांध के जलाशय पर
3,000 करोड़ रुपए से अधिक अनुमानित लागत वाला सौर ऊर्जा केंद्र होगा। क्लियर है? बांध भी पूछा जा सकता है। ओंकारेश्वर किस नदी के तट पर? तो नर्मदा नदी के तट पर। अगला देखिए, यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि खंडवा राज्य का एकमात्र जिला बन जाएगा जहां पर एक ही जिले में 4,000 मेगावाट से अधिक बिजली उत्पादन के साथ सौर, जल और थर्मल सहित तीनों चीजें उपलब्ध होंगी। याद रखिएगा, ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर परियोजना मध्य प्रदेश की पहली और दुनिया की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर परियोजना होगी। क्लियर है? इसका नाम क्या है? ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर परियोजना। क्लियर है? तो यहां पर 2-3 बातें आपको याद रखनी है कि जो मध्य प्रदेश के खंडवा में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ ऊर्जा संयंत्र बन रहा है, उसका नाम क्या है उस परियोजना का? ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर परियोजना। और ये मध्य प्रदेश का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर परियोजना होगी। क्लियर है? अब यहां पर एक बात और आपको याद रखना है, अगर इसके पूरा होने की बात करें तो याद रखिएगा, इस ओंकारेश्वर फ्लोटिंग प्लांट को जो पूरा किया जाएगा, पहला चरण, वो सितंबर 2023 तक ये पूरा होगा और इसकी पहले चरण की क्षमता कितनी होगी? 278 मेगावाट। क्लियर है? याद रखिएगा, ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये 2 चरणों में पूरा किया जाएगा और कुल 600 मेगावाट बिजली राज्य सरकार की पावर कंपनी MPMCL खरीदेगी। क्लियर है? अगला देखिए, अगला टॉपिक है उत्तराखंड में अंतरिक्ष गतिविधि की निगरानी करने वाली भारत की पहली वेधशाला। अब यहां पर याद रखिएगा कि जो भारत की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थिति जन्य जागरूकता वेधशाला है, यानी स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस जो है, ये पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले आकार में 10 सेंटीमीटर जितनी छोटी वस्तुओं को भी ट्रैक करने के लिए उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप दिंग तारा के द्वारा स्थापित किया जाएगा। देखिए, यहां पर आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना है। सबसे पहली बात कि अंतरिक्ष की गतिविधियों की निगरानी करने के लिए भारत की जो पहली वेधशाला स्टैब्लिश की जा रही है, ये कहां पर की जा रही है? तो आपका सीधा जवाब होगा उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में। दूसरा प्रश्न, ये जो परियोजना स्टैब्लिश हो रही है, ये अंतरिक्ष क्षेत्र के किस स्टार्टअप के द्वारा हो रही है? तो आपका जवाब होगा दिंग तारा के द्वारा। और याद रखिएगा, इसकी विशेषता क्या है? तो ये पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले आकार में 10 सेंटीमीटर जितनी छोटी वस्तुओं को भी ट्रैक कर सकता है। अगला देखिए, यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि अंतरिक्ष स्थिति जन्य जागरूकता यानी SSA वेधशाला भारत को अंतरिक्ष में किसी भी गतिविधियों को ट्रैक करने में मदद करेगी, जिससे अंतरिक्ष मलबे और इस क्षेत्र में मड़नाने वाले सैन्य उपग्रह भी शामिल है, यानी सामरिक दृष्टिकोण से भी इसका महत्व है। क्लियर है? कहां पर हो रहा है? उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में। याद रखिएगा, वर्तमान समय में इस क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका की निगरानी सबसे आगे है। क्लियर है? यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि यह वेधशाला भारत को उपमहाद्वीप में अंतरिक्ष गतिविधियों की निगरानी करने की स्वदेशी क्षमता भी देगी। यूक्रेन में युद्ध के पहले कई रूसी उपग्रहों को इस क्षेत्र में घूमते हुए देखा गया था। क्लियर है? और अगर हम भारत की वर्तमान स्थिति की बात कर लें तो अभी भारत मल्टी ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग रडार का उपयोग करके अंतरिक्ष की वस्तुओं की निगरानी कर रहा है, लेकिन अब SSA वेधशाला इस क्षेत्र में एक बड़ी भूमिका निभाएगी। यानी वर्तमान समय में कौन सा रडार काम कर रहा है? मल्टी ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग रडार। क्लियर है? अब अगर हम भारत की सामरिक स्थिति के अनुसार जरा पड़ोसी देश की बात कर लें तो याद रखिएगा, प्रायः चीन के जो उपग्रह हैं वो भारत के एक विशेष क्षेत्र में लंबे समय तक देखा जाता है। इस तरह की गतिविधियों पर नजर रखने की स्वदेशी क्षमता प्राप्त करने के बाद भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों के ऊपर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। क्लियर है? यानी इसके कई सारे एस्पेक्ट्स हैं जिसमें यह वेधशाला काफी महत्वपूर्ण है। अगला देखिए, अगर हम बात कर लें उस स्टार्टअप की जो इस वेधशाला को स्टैब्लिश कर रही है तो उसका नाम क्या है? दिंग तारा। दिंग तारा का पूरा नाम क्या है? रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। और ये 2018 में लॉन्च किए गए इस स्टार्टअप का पूरा फोकस अंतरिक्ष में उपग्रहों के कारण एकत्र किए जा रहे कचरे को ट्रैक करना और समाधान खोजना है। क्लियर है? अगला देखिए, अगला टॉपिक है ओकला की स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में भारत का 118वां स्थान है। याद रखिएगा, नेटवर्क इंटेलिजेंस कनेक्टिविटी इनसाइट प्रदाता ओकला के द्वारा जुलाई 2022 में जारी स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स के अनुसार भारत मोबाइल औसत स्पीड के लिए वैश्विक रैंकिंग में 3 स्थान नीचे पहुंच गया है। क्लियर है? अब 3 स्थान नीचे पहुंच गया है। कब से कब तक की बात हो रही है? तो याद रखिएगा, ओकला की रिपोर्ट में बताया गया कि जो डाउनलोड स्पीड है उसमें कमी आने से देश को मई 2022 में जो 115वां स्थान मिला हुआ था, अब जून 2022 में 118वां स्थान मिला है। इसका मतलब
कि भारत मोबाइल औसत स्पीड के लिए वैश्विक रैंकिंग में 3 स्थान नीचे चला गया है। यहां पर मैं एक बात आपको स्पष्ट कर दूं कि जो ओकला का इंडेक्स है, ये हर महीने विश्व के सबसे तेज डेटा की ये तुलना करता है। क्लियर है? तो यहां पर आपको मई 2022 की तुलना जून 2022 से की जा रही है। क्लियर है? यहां पर एक बात और आपको ध्यान में रखना है परीक्षा के दृष्टिकोण से कि फिक्स्ड ब्रॉडबैंड पर भारत का जो औसत डाउनलोड स्पीड है वो जून 2022 में 48.11 एमबीपीएस है और इसका सुधार हुआ है क्योंकि ये पिछले महीने यानी कि मई 2022 में जो भारत का औसत डाउनलोड स्पीड था वो था 47.86 एमबीपीएस। यानी फिक्स्ड ब्रॉडबैंड की स्थिति में भारत का औसत डाउनलोड स्पीड जो है वो सुधरा है। क्लियर है? याद रखिएगा, इससे देश की वैश्विक रैंकिंग 3 स्थान सुधार हुआ है। अब यहां पर आपको 2 बातें याद रखना है कि भारत मोबाइल औसत स्पीड में विश्व में इसकी 3 रैंकिंग नीचे गई है, लेकिन अगर हम वैश्विक रैंकिंग में 3 स्थान का सुधार देखें तो किस क्षेत्र में हुआ है? तो फिक्स्ड ब्रॉडबैंड की औसत डाउनलोड स्पीड में। क्लियर है? इसमें भारत जून 2022 में 72वें स्थान पर पहुंच गया है, जबकि मई 2022 में ये 75वें स्थान पर था। क्लियर है? यहां पर एक बात और आप याद रखेंगे कि स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स के अनुसार नॉर्वे ओवरऑल वैश्विक औसत मोबाइल स्पीड के लिए शीर्ष स्थान पर बना हुआ है, जबकि चिली ओवरऑल वैश्विक फिक्स्ड ब्रॉडबैंड स्पीड में दूसरे स्थान पर है। क्लियर? इस फैक्ट को भी आप यहां पर याद रखेंगे। अगला देखिए, अगला टॉपिक है नागरिक पंजीकरण प्रणाली 2020। याद रखिएगा, केंद्र सरकार ने जन्म और मृत्यु रिपोर्ट के आधार पर नागरिक पंजीकरण प्रणाली यानी सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानी सीआरएस रिपोर्ट 2020 5 मई 2022 को जारी की है। यानी केंद्र सरकार ने जन्म और मृत्यु रिपोर्ट के आधार पर नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2020 5 मई 2022 को जारी की है और रिपोर्ट में जो डेटा है उसके अनुसार वर्ष 2019 में पंजीकरण जन्मों की संख्या 2.48 करोड़ से घटकर 2020 में 2.42 करोड़ हो गई है। कब? किसकी बात हो रही है? ये पंजीकरण जन्मों की बात हो रही है। क्लियर है? यानी 2019 में जो पंजीकृत जन्म थे वो कितने थे? 2.48 करोड़ और जो कि 2020 में ये क्या हो गया? घट गया है और कितना हो गया है? 2.42 करोड़। कितने प्रतिशत की कमी आई? तो 2.40% की कमी है। यहां पर एक बात याद रखिएगा कि यदि हम बात कर लें पंजीकृत मृत्यु की तो साल 2020 में नागरिक पंजीकरण प्रणाली अर्थात सीआरएस द्वारा जारी डेटा के अनुसार 2020 में देश में 81.2 लाख लोगों की मृत्यु हुई और यह आंकड़ा 2019 के 76.4 पंजीकृत मौत से क्या है? अधिक है। ठीक है? यानी यहां पर कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है? तो 6.2% की। तो यहां पर आपको 2 बातें तो बिल्कुल क्लियर कट याद होनी चाहिए। देखिए, अगर हम बात करें जो ये सीआरएस रिपोर्ट 2020 है, इसमें पंजीकृत जन्म में जो कमी आई है वो है 2.40% की, लेकिन जो मृत्यु की अगर हम बात करेंगे तो मृत्यु में 2020 में वृद्धि हुई है। कितने की? 6.2% की। क्लियर है? अगला देखिए, याद रखिएगा, अगर हम कुल पंजीकृत मौत की बात करें तो इसमें 60% पुरुष थे और 40% महिलाएं। देश में मृत्यु दर में जो सर्वाधिक वृद्धि है वो किस राज्य में दर्ज की गई? तो याद रखिएगा 18.3% के साथ बिहार में सबसे ज्यादा मृत्यु दर दर्ज की गई है। जिनको बिहार पीसीएस का एग्जाम देना है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा। और जो दूसरे स्थान पर है वो है महाराष्ट्र। क्लियर है? यानी आपने ये देखा कि पंजीकृत मृत्यु में 6.2% की वृद्धि हुई है और इस वृद्धि में सर्वाधिक स्थान जो है राज्य के तौर पर बिहार का है। कितनी वृद्धि हुई है? 18.3% और दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। याद रखिएगा, रिपोर्ट के अनुसार जन्म के समय सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो याद रखिएगा, लद्दाख। अगर हम बात करें शीर्ष 5 लिंगानुपात वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की तो यहां पर आपको टॉप 3 नाम याद रखना है। सबसे पहले लद्दाख है, दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश और तीसरे स्थान पर अंडमान निकोबार है। शीर्ष 5 लिंगानुपात वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की यह मिक्सचर रिपोर्ट है। क्लियर? यानी इस लिस्ट में नंबर 1 पर लद्दाख, दूसरे पे अरुणाचल प्रदेश और तीसरे पे अंडमान निकोबार है। यदि हम बात कर लें सबसे कम लिंगानुपात वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की तो याद रखिएगा, इसमें नंबर 1 पर मणिपुर है, दूसरे नंबर पे दादर नगर हवेली और दमन दीव है, तीसरे नंबर पे गुजरात है और यहां पर हरियाणा को भी आप याद रखेंगे कि हरियाणा का स्थान कौन सा है? चौथा है। जिनको मध्य प्रदेश पीसीएस देना है वो याद रखेंगे कि मध्य प्रदेश का 5वां स्थान है किसमें? सबसे कम लिंगानुपात वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की लिस्ट में। क्लियर? तो ये डेटा आप याद रखेंगे। अगला टॉपिक है भारत की पहली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ट्रेन एनसीआरटीसी को मिली। क्लियर? याद रखिएगा
कि दिल्ली मेरठ कॉरिडोर के लिए भारत की पहली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ट्रेनों का जो पहला सेट है वो गुजरात की सावली स्थित एल्स्टॉम कारखाने में बनकर तैयार होने के बाद एल्स्टॉम के प्रबंध निदेशक के द्वारा पहली आरआरटीएस ट्रेन सेट की जो चाबी है वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम को 8 मई 2022 को सौंपी गई। अब देखिए इसमें आपको क्या क्या बातें याद रखनी है। सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि जो ये दिल्ली और मेरठ कॉरिडोर पर भारत की पहली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी आरआरटीएस जो ट्रेनों का पहला सेट है ये कहां पर बना, तो याद रखेंगे गुजरात के सावली स्थित एल्स्टॉम कारखाने में। क्लियर है, ये बात प्रमुख याद रखनी है। याद रखिएगा ये आरआरटीएस ट्रेन सेट का निर्माण मेक इन इंडिया पहल के तहत किया गया और ये ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटे की सबसे तेज गति से दौड़ सकती है। ट्रेन को उत्तर प्रदेश के दुहाई डिपो ले जाया जाएगा जहां पर इसकी मरम्मत और संचालन किया जाएगा। किस डिपो में? उत्तर प्रदेश के दुहाई डिपो में। याद रखेंगे इस तरह पहली ट्रेन सराय काले खां गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर पर चलेगी। और याद रखिएगा आरआरटीएस की तरह 17 किलोमीटर का जो पहला फेज है ये 2023 तक शुरू हो सकता है और साथ ही पूरे कॉरिडोर का परिचालन 2025 तक होने की संभावना है। अगला टॉपिक देखिए। अगला टॉपिक है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की 5वीं रिपोर्ट जारी कर दी गई है। याद रखिएगा ये जो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की 5वीं दौर की रिपोर्ट आई है इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं NFHS-5 और ये कब जारी की गई? 6 मई 2022 को। यदि हम इस रिपोर्ट की महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखें तो जो 2015-16 में चौथी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट थी जिसको शॉर्ट फॉर्म में NFHS-4 कहते हैं, यदि हम उससे जो 5वीं रिपोर्ट आई 2019-21 की, इस बीच में जो प्रजनन दर की बात करें तो प्रजनन दर में कमी आई है और भारत में कुल प्रजनन दर यानी TFR जो है ये प्रति महिला बच्चों की औसत संख्या के रूप में मापा जाता है और सर्वेक्षण में 2015-16 में इसे 2.2 से घटकर 2% दर्शाया गया है। क्लियर है, ये बात ध्यान रखेंगे कि प्रजनन दर में कमी आई है, 2.2 से घटकर ये 2 हो गया है। क्लियर है, अब इसमें आपको क्या और बातें ध्यान में रखनी है परीक्षा के दृष्टिकोण से? याद रखिएगा बताया गया कि जो गर्भ निरोधक का प्रसार है वो देश में 54% से बढ़कर 67% हो गया है, यानी 54% से बढ़कर 67% हो गया है। और इसके अलावा परिवार नियोजन के कारण भी 13% से 9% में गिरावट आई है। क्लियर है, अगला देखिए। अगर हम बात कर लें NFHS के अनुसार शीर्ष 5 राज्य की जिनकी प्रजनन दर 2.1 से ऊपर है, तो इसमें बिहार राज्य है जिसकी प्रजनन दर क्या है? 2.98। फिर उत्तर मेघालय है जिसकी प्रजनन दर क्या है? 2.91। तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है जिसकी प्रजनन दर क्या है? 2.35। झारखंड की प्रजनन दर 2.26। मणिपुर की प्रजनन दर 2.17 है। तो याद रखेंगे ये रिपोर्ट में कहा गया कि ये ऐसे 5 राज्य हैं जिनकी प्रजनन दर 2.1 से ऊपर है और उसमें सबसे ज्यादा बिहार की है 2.98। तो यहां पर आप बिहार और उत्तर प्रदेश का आंकड़ा भी याद रखेंगे और इस तरह से आपको इन 5 राज्यों के सही क्रम याद रखने हैं। क्लियर है, याद रखिएगा देश में बिहार और मेघालय प्रजनन दर में सर्वाधिक और सिक्किम व अंडमान निकोबार सबसे कम है। क्लियर है, अगला देखिए। यानी कम वाले कौन कौन से राज्य हैं? सिक्किम और अंडमान निकोबार। और जहां पर प्रजनन दर सर्वाधिक है वो अभी आपने देख लिया कि बिहार नंबर 1 पर है और दूसरे नंबर पे मेघालय। क्लियर है, यदि हम ग्रामीण क्षेत्र की बात कर ले, ग्रामीण क्षेत्र में कुल प्रजनन दर 1992-93 के प्रति महिला 3.7 बच्चों से घटकर 19-21 में यानी 2019-21 में ये 2.1 बच्चे हो गई है प्रति महिला। यदि हम शहरी क्षेत्र की महिला में देखें तो शहरी क्षेत्र की महिलाओं में कुल प्रजनन दर 1992-93 में 2.7 बच्चे से घटकर 2019-21 में 1.6 बच्चे हो गई है। क्लियर है, याद रखिएगा ये जो रिपोर्ट NFHS-5 है इसके सर्वेक्षण के दौरान 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के कुल 707 जिलों को कवर किया गया है। क्लियर है, और अगर घरों की बात करें तो 6.37 लाख घर है। क्लियर है, तो यहां पर आप जिलों की संख्या जरूर याद रखेंगे कि यहां पर 707 जिले कवर किए गए। अगला टॉपिक है भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया। याद रखिएगा ये जो भारत का पहला इथेनॉल संयंत्र है ये कहां पर स्टैब्लिश किया गया है? तो बिहार राज्य के
पूर्णिया में स्थित परोरा नामक स्थान पर, और इसका उद्घाटन किसने किया? नीतीश कुमार, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, 30 अप्रैल 2022 को। अब ये प्रश्न उठता है कि जो भारत का पहला इथेनॉल संयंत्र बिहार राज्य के पूर्णिया स्थित परोरा में उद्घाटन किया गया, इस प्लांट की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो याद रखिएगा, इसकी स्थापना ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा की गई, और इसमें लागत कितनी आई? 105 करोड़ रुपए की। याद रखिएगा, बिहार वर्ष 2021 की पहली छमाही में इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति के साथ आया था। और एक बात और आप याद रखेंगे कि यह देश का पहला अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र है। और अभी आपको बताया मैंने कि यह बिहार राज्य के पूर्णिया शहर में है, और यह पूर्णिया शहर से 12 किलोमीटर दूर गणेशपुर परोरा में यह प्लांट है, जो कि 15 एकड़ जमीन पर फैला हुआ है। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज जिले, जो कि सीमांचल क्षेत्र के रूप में जाने जाते हैं, यहां पर बिहार में उत्पादित कुल मक्के का 80% हिस्सा उत्पादित होता है। यानी जो बिहार में मक्के का उत्पादन होता है, उसका 80% हिस्सा इस सीमांचल के क्षेत्र में होता है, जिसमें पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज जिले आते हैं। याद रखिएगा, यह क्षेत्र अप्रैल से अगस्त तक 30 से 35 लाख मीट्रिक टन मक्के का उत्पादन करता है। यहां पर एक बात और महत्वपूर्ण है कि बिहार में 17 इथेनॉल उत्पादन संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं, जिसमें गन्ना, सीरा, मक्का, टूटे चावल का उपयोग करके हर साल 35 करोड़ लीटर ईंधन का उत्पादन करने की क्षमता होगी। क्लियर है? अगला टॉपिक देखिए, भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र असम में शुरू हुआ। याद रखिएगा, ऑयल इंडिया लिमिटेड अर्थात OIL के द्वारा असम में अपने जोरहाट पंप स्टेशन पर भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट 21 अप्रैल 2022 को शुरू किया है। क्लियर है? किसके द्वारा? ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। कहां पर? तो जोरहाट पंप स्टेशन पर। यह कहां पर है? असम राज्य में। और यहां पर भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र शुरू हुआ। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र है। इसमें जो तकनीक इस्तेमाल की गई है वो कौन सी? ये है आयन एक्सचेंज मेम्ब्रेन अर्थात AEM तकनीकी। क्लियर है? यानी आयन एक्सचेंज मेम्ब्रेन AEM इलेक्ट्रोलाइजर सारणी का उपयोग करके उत्पन्न बिजली से ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करता है। और याद रखिएगा, भारत में पहली बार AEM तकनीक का प्रयोग किया गया। कहां पर? भारत के पहले शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र असम में। अगला देखिए, याद रखिएगा, इस संयंत्र में भविष्य में ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन जो वर्तमान में 10 किलो प्रतिदिन है, उसे बढ़ाकर 30 किलो प्रतिदिन करने की संभावना है। और याद रखिएगा, इस कार्यक्रम में IIT गुवाहाटी का भी सहयोग लिया गया है। क्लियर है? अगला देखिए, अगला टॉपिक है, गुजराती जंगली गधों के संरक्षण हेतु रणथार कंजर्वेशन घोषित हुआ है। याद रखिएगा, जोधपुर संभाग के चितलवना तहसील के रणखार गांव में जो आसपास क्षेत्र में जंगली गधे हैं, इनको संरक्षण देने के लिए राज्य सरकार ने अप्रैल 2022 में इसे कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, इन क्षेत्रों में जंगली गधों के अलावा चिंकारा, जंगली बिल्ली और जरख भी बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। याद रखिएगा, कच्छ के रण में पाए जाने वाला अनोखा प्राणी गधा है। न तो ये घोड़ा है और न ही ये खच्चर। ये क्या है? गधा है। याद रखिएगा, घुड़खर के नाम से चर्चित इन गधों का जो वजन है वो लगभग 250 किलोग्राम होता है, और ये अधिकतम 70 से 80 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ सकता है। एक बात और महत्वपूर्ण है कि लुप्त प्राय जीवों में होने के कारण घुड़खर को वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के अंतर्गत प्रथम सूची में रखा गया है, और अमिताभ बच्चन घुड़खर का कैंपेन विज्ञापन इन्होंने किया था। क्लियर है? अगला टॉपिक देखिए, देश में पहला समुद्री शैवाल पार्क। याद रखिएगा, तमिलनाडु से सीवीड की खेती के लिए एक विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी SEZ हेतु स्थान चुनने के लिए कहा गया, और 2021 में सूचना प्रौद्योगिकी पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद अर्थात TIFAC ने एक सीवीड मिशन की शुरू किया था। अब सबसे पहली बात यह आती है कि यह सीवीड है क्या। याद रखिएगा, ये शैवाल जड़, तना और पत्ती रहित बिना फूल के होते हैं, जो समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। सीवीड पानी के नीचे जंगलों का निर्माण करते हैं, जिसे केल्प फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। जो सीवीड पानी के नीचे जंगल का निर्माण करते हैं उसको किस नाम से जानते हैं? उसको केल्प फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? याद रखिएगा, ये जंगल मछली, घोंघे आदि के लिए नर्सरी का कार्य करते हैं। सीवीड की अनेक प्रजातियां हैं। क्लियर है? यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि सीवीड विटामिन, खनिज और फाइबर का स्रोत होते हैं, और कई सीवीड जो हैं वो स्वादिष्ट भी होते हैं। याद रखिएगा,
कई सीविड में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी माइक्रोबियल एजेंट भी विद्यमान होते हैं, जिसके कारण इसका औषधि प्रभाव भी होता है। क्लियर है? और याद रखेंगे कुछ ऐसे भी सीविड हैं जो कैंसर से लड़ने में भी शक्तिशाली साबित होते हैं। याद रखिएगा, जो केंद्रीय सूचना और प्रसारण, साथ ही साथ मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर एल गुरुगन हैं, उन्होंने बताया कि मछुआरों की आजीविका में सुधार लाने के लिए देश में पहली बार तमिलनाडु राज्य में समुद्री शैवाल अर्थात सीविड पार्क स्थापित किया जाएगा। यानी आपको सबसे महत्वपूर्ण बात क्या याद रखनी है कि जो देश का पहला समुद्री पार्क है अर्थात सीविड पार्क है, ये कहां पर स्टैब्लिश होगा? तो ये तमिलनाडु राज्य में होगा। और किस लिए? उद्देश्य, प्रमुख उद्देश्य क्या है? मछुआरों की आजीविका में सुधार लाने के लिए। याद रखेंगे, आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि यह परियोजना किस योजना के तहत पूरी की जाएगी? तो आपका जवाब होगा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत। क्लियर है? इस प्रकार घटनासार करंट अफेयर्स की 2023 के अंतर्गत राष्ट्रीय घटनाक्रम में जितने भी टॉपिक थे उनको विस्तृत व्याख्या के साथ कंप्लीट करा दिया गया है। अब आगे अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की वार्षिकी कंप्लीट कराई जाएगी। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।